होंगे आप लोग, 6:30 बजे पेपर पड़ जाता है, आधे घंटे में पेपर आप लोग सॉल्व कर लिया करिए। अब पेपर सॉल्व करने के बाद ही वीडियो देखा करिए, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। बोला था बिना भोजन किए दवा खाएंगे तो नुकसान कर देगा, फायदा कोई नहीं होगा। सिर्फ कोरम पूरा हो जाएगा, कोर्स खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन होगा नहीं। अब आगे मत बोलने दीजिए बस। अब चलिए किया जाए। अब चलिए इसमें पहला प्रश्न, लोक अदालत द्वारा दिया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के समान समझा जाता है। डिक्री का मतलब होता है बाध्यकारी फल, उसको डिक्री कहा जाता है। तो ये सही बात है। लोक अदालत द्वारा दिया गया अधिनिर्णय अंतिम होता है और सभी पक्षों पर आबद्ध कर है, इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं हो सकती। एकदम सही बात है। और दोनों की व्याख्या भी करेगा। व्याख्या करेगा तो क्या होगा आंसर? ए। बोला था ना, ऊपर वाला पढ़ के क्योंकि लगाइए, क्योंकि लगाइए, और नीचे वाला पढ़ के क्या लगाइए? इसलिए लगाइए। और ऊपर वाला पढ़िए। अब व्याख्या किया, सिर्फ कुछ प्रैक्टिस करेंगे तब जाके होगा। 4 तकिया लगा के मत पढ़िए पॉलिटी, कोई भी विषय मत पढ़िए, कम ही पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए। अरे 100 क्वेश्चन में 40 ही तो मेरिट जाता है। कुछ तो जानिए, लेकिन इतना भी आसान मत समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अधीनस्थ न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है। तो बताइए, दीवानी है ही है, फौजदारी है ही है, न्यायिक पुनरावलोकन तो हो नहीं सकता, वो तो लोअर कोर्ट को शक्ति प्राप्त है नहीं। फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को है। राजस्व मामले में निर्णय देना, सही बात है। 1, 2 और 5 इसमें सी होगा आंसर। अब जैसा चलिए आगे 3 नंबर चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में विचार करिए। अब यहां पर न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है, सही बात है भाई। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसको त्यागपत्र देता है? सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसको त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को। और शपथ, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश शपथ लेगा किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष। हाई कोर्ट का न्यायाधीश शपथ किसके समक्ष लेगा? राज्यपाल के समक्ष। तो यहां पर यह सही है, बढ़िया। राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार, दुराचार, अक्षमता के आरोप में हटा सकते हैं, बशर्ते कि संसद 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत नहीं, और राष्ट्रपति थोड़े ना हटाता है। मान लीजिए राष्ट्रपति हटा भी सकता है, लेकिन 2/3 बहुमत थोड़े ना, विशेष बहुमत है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 कुल संख्या के बहुमत से ज्यादा होना चाहिए। 2 कंडीशन वाला, ये गलत हो गया ना स्टेटमेंट, तो क्या होगा आंसर? केवल 1। अब जैसे चलिए चौथा प्रश्न चलिए, तो निम्नलिखित कथनों विचार करें। परामर्शी क्षेत्र अधिकार के तहत पहला मामला 1951 में दिल्ली लॉज एक्ट का था, एकदम सही बात है। सिद्धांत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। कहां बाध्य है? पता है था ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है। 143(1) के तहत बोला था ना, 143(1) के तहत राष्ट्रपति जो है वो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तथ्य का मसला हो, कानून का मसला हो, संविधान का मसला हो, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति भी सिद्धांत मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति सलाह को मान लेता है। और 143(2) बोला था कि जब हम लोग संविधान लागू हुआ उसके पहले जो संधि समझौते हुए हैं, उस संदर्भ में भी राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। और ऐसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब तो रट लिए होंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो क्या होगा आंसर? ए, केवल 1 सही है। अब जैसे चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जनहित याचिका या लोकहितवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये बताइए। असत्य पूछ रहा है। इसके अंतर्गत यह अनिवार्य है कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं वाद दायर करे। अरे लोकहितवाद में तो पत्र भी लिख देंगे, आपकी तरफ से कोई तीसरा व्यक्ति भी जा सकता है। बताया था, खूब समझाया था पीआईएल पढ़ाते समय। तो यही तो गलत हो गया, बाकी सब सही होगा, पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, संवैधानिक पीठ में न्यूनतम 6 जज, न्यूनतम 6 जज नहीं 5 जज, तो ये गलत हो गया। अधीनस्थ न्यायालय भी संवैधानिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। ये बताइए, अधीनस्थ न्यायालय भी संवैधानिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। कहां संवैधानिक मामलों की सुनवाई करेगा? तो दोनों गलत हो गया ना, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। आगे चलिए 7, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सत्य असत्य गोला जरूर मारा करिए। भारत के राज्य क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। 10 वर्ष गलत,
एक या अधिक उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, सही बात है। इसका आंसर क्या होगा? केवल 2। अब चलिए आगे 8 नंबर, उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र के भीतर उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत जिनमें से कौन कौन से कार्य आते हैं? अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम बनाना, सही बात है। संवैधानिक मामलों को अपने पास मंगाना, सही बात है। अधीनस्थ न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को सलाह देना, बोला था ना कि डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति जो होती है हाई कोर्ट की सलाह पर होती है। उसमें जो है वो देखा जाए हाई कोर्ट की सलाह पर होती है, लेकिन जो जुडिशियल जो एएमजेएम है, एडिशनल मुंसिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसकी नियुक्ति जो है पीसीएस जे की परीक्षा होती है। और जो लोग एलएलबी किए हुए हैं वो लोग परीक्षा देते हैं और उसके माध्यम से नियुक्ति होता है। तो हर नियुक्ति हाई कोर्ट की सलाह पर तो होता नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अधीनस्थ न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। आगे चलिए 9 नंबर, उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए न्यूनतम 5 वर्ष तक अधिवक्ता की शर्त रखी गई। 5 वर्ष नहीं, 7 वर्ष। उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा राज्यों के उच्च न्यायालय द्वारा संपन्न कराया जाता है, सही बात है। हाई कोर्ट संपन्न कराता है, तो ये तो गलत हो गया ना, 5 वर्ष नहीं, ये तो सही हो गया। इसका आंसर क्या होगा? केवल 2। ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। ग्राम न्यायालय अधिनियम को, इसमें अब ये सब सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, बताया था। और फिर जिला ग्राम न्यायालय के निर्णय को 6 माह के भीतर, सही बात है। ग्राम न्यायालय का कार्यालय जिला स्तर पर होता है, जिला स्तर पर नहीं ब्लॉक स्तर पर होता है, गलत हो गया। 1 2 3 आंसर होगा। अब चलिए 11, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताइए। कर्नाटक का तो बेंगलोर ही है, मध्य प्रदेश का भोपाल में थोड़े ना है, कहां पर है? जबलपुर में, यही लगाइए। और बाकी तो सब है ही है, कौन सा सही नहीं है तो यही लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में अभी 24 उच्च न्यायालय, 25 ना, ये गलत हो गया ना। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद हाईकोर्ट 1862 में इलाहाबाद नहीं बना था, इलाहाबाद 1866 में बना था, तो ये भी गलत। नहीं 1 नहीं 2। आगे चलिए 13 नंबर, इनमें से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, ये बताइए। भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, सही बात है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, उससे क्या लेना देना भाई? बताया था, लिस्ट बनवाया था, लिखवाया था। भारत सरकार और किसी संघ राज्य क्षेत्र, बताइए भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्र का विवाद होगा तो जो भारत सरकार का होगा वही तो माना जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब ही होता है कि ऐसा क्षेत्र जो संघ द्वारा शासित होता है, ये भी तो गलत हो गया। 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। ये बताइए, ये तो ऐसे लिखा हो ना, ये तो पकड़ लिए होंगे। भारत का मुख्य न्यायाधीश का ही तो शपथ है। ये चलिए, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? बोला था रटने के लिए, उसका लिस्ट बना के रट लीजिए। मेरे समझ से यही आएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति। एक बार देख लीजिएगा, वैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ा जाए। केंद्र राज्य संबंध और केंद्र राज्य संबंध का जो मटेरियल है, मैं टेलीग्राम पर भेज दिया हूं। रीयूनियन आईएएस के टेलीग्राम पर मटेरियल जाके देखिएगा। 14 नंबर मटेरियल, यूनिट 14 होगा। और जो लोग पुराना ढूंढना चाहेंगे उसी में ऊपर नीचे करिएगा। अब तो खेलिए थोड़ा सा, उसमें ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अब देखिए केंद्र राज्य संबंध में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। केंद्र राज्य संबंध में हम लोग को पढ़ना है, एक तो विधायी शक्ति का वितरण पढ़ना है, फिर जो है उसके बाद जो है वित्तीय वितरण, तो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को इसमें 3-4 चीजें पढ़नी है। एक तो पहले जो है विधायी शक्तियों का वितरण पढ़ना है, पहला चीज। दूसरा चीज हम लोग को पढ़ना है जितने भी जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर चर्चा करना है। केंद्र संबंधों से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांत पर चर्चा करना है। वहां से प्रश्न आता है केंद्र संबंधों के लिए जितने भी आयोग बनाया गया है या मान लीजिए समितियां बनाई गई हैं, तो आयोग और समितियों पर चर्चा करना है। फिर इसमें हम लोग को जो है, जैसे मान लीजिए जो आयोग समितियां हैं, तो आयोग समितियों में 2 तरह से है। एक तो जो हमारे यहाँ स्थायी काम करती हैं,
जैसे मान लीजिए वित्त आयोग है, उसके बारे में जानना है थोड़ा सा, जैसे हम लोग की अंतर्राज्यीय परिषद है उसके बारे में जानना है, जैसे क्षेत्रीय परिषद है तो उसके बारे में जानना है, और फिर अस्थायी समितियां भी बनाई गई हैं, आयोग बनाया गया, सरकारी आयोग है, पूंजी आयोग है, तमाम इस तरह से उसको समझना है। फिर इसके बाद जो है इसमें महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद पर हम लोग को चर्चा करना है, क्योंकि वहां से प्रश्न आता है। तो पीटी में यहां से प्रश्न आता है। अब मेंस में तो छोड़ दीजिए, मेंस में तो वैश्वीकरण का संघीय व्यवस्था पे प्रभाव, गठबंधन सरकार का प्रभाव, या इसी प्रकार से नीति आयोग का संघवाद पे प्रभाव, इस तरह से विश्लेषणात्मक प्रश्न आता है ना, कि पीटी में उस तरह से नहीं। थोड़ा सा जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो नीति आयोग में आयोग परिषद पढ़ाऊंगा ही। अब यहां पर सबसे पहले जो है वित्तीय शक्तियों का वितरण समझते हैं हम लोग। देखिए, वित्तीय शक्तियों का जो वितरण है इसको चार भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो होता है केंद्र सूची या संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची, और चौथा है अवशिष्ट शक्तियां, रिजर्वरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन। तो ये जो, अब जैसा केंद्र सूची समझिए, केंद्र सूची जो है अनुच्छेद 246(1) में है, राज्य सूची जो है 246(2) में है, समवर्ती सूची जो है 246(3) में है, और ये जो है अवशिष्ट शक्तियां जो है, अवशिष्ट शक्तियों का जो है उसको हम लोग जो है 248 में रखते हैं, अनुच्छेद 248 में। अब एक एक हम लोग को समझना है। देखिए, केंद्र सूची कहते समय आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? ऐसा विषय जो राष्ट्रीय महत्व का है, इस मामले में पूरे देश में एक समान दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो केंद्र सूची पर संसद कानून बना सकती है। और आप जानते हैं कि जो केंद्र सूची है, तो केंद्र सूची में जो है जो मूल संविधान है उसमें 97 विषय था। अब जानते हैं कि इसमें जो है वह 4 विषय जोड़ा गया, अब फिर एक विषय माइनस हो गया। तो इसका मतलब कि वर्तमान में गणना के दृष्टिकोण से कितने विषय हो गए? तो 100 विषय हो गए। अब इसमें 4 विषय क्या क्या जोड़ा गया ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो 4 विषय जो जोड़ा गया, एक तो विषय नंबर 2 का जोड़ा गया। तो ये विषय नंबर 2 का जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में। इसमें केंद्रीय बलों के संदर्भ में शक्ति और अधिकारिता की बात की गई है। ये जो 2 का जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा, इसमें जो है केंद्रीय बलों के संदर्भ में शक्ति और अधिकारिता की बात की गई है। फिर इसके बाद जो है विषय नंबर 92 का जोड़ा गया। इसमें ये कब जोड़ा गया, ऐसे पढ़ना है कब जोड़ा गया। तो 6th अमेंडमेंट जो किया गया 1956 में, इसके माध्यम से जोड़ा गया। इसमें समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय विक्रय पर कर की बात की गई है। तो आप जानते हैं कि जैसे हम लोग के यहाँ जो 6ठा संविधान संशोधन हुआ उसके माध्यम से 92 का जोड़ा गया, और इसमें मैं बताया कि समाचार पत्र से भिन्न माल के क्रय विक्रय पर कर की बात की गई है। इसी प्रकार से तीसरा जो विषय है वह 92 ख जोड़ा गया। और जानते हैं ये कब जोड़ा गया? तो 46वां संविधान संशोधन 1982 द्वारा जोड़ा गया, 82 द्वारा जोड़ा गया। अब इसमें क्या चीज रखा गया है? तो इसमें माल के हस्तांतरण पर कर की व्यवस्था रखी गई है। इसमें जो है माल के हस्तांतरण पर कर की व्यवस्था रखी गई है। माल के हस्तांतरण पर कर की व्यवस्था, माल के हस्तांतरण पर कर की व्यवस्था रखी गई है। और चौथा विषय जो है वह 92 ग जोड़ा गया है। तो 92 ग जो जोड़ा गया वह 88वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह जो है 88वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 88वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें जो है सेवाओं पर कर की बात की गई, और एक जो माइनस विषय हुआ था वो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा माइनस हुआ। और इसमें क्या? तो उसमें विषय नंबर जो 33 था, जब आप लोगों को पढ़ाया था विषय नंबर जो 33 था, तो बताया था ना कि 1956 से पहले राज्यों की 4 श्रेणियां थी, A, B, C, D 4 श्रेणियां थी। 1956 में समाप्त करके इसको 2 श्रेणी बना दिया गया, राज्य और यूनियन टेरिटरी। तो उन सब श्रेणियों को इसमें लिखा गया था विषय नंबर 33 में, तो सब खत्म। यहां तक क्लियर? अब जा देखिए, अब यहां पर एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि कब क्या क्या जोड़ा गया।
अब फिर आपको इसमें लिस्ट बनाकर ध्यान रखना है कि केंद्र सूची में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि उसमें प्रश्न आता है कि कौन सा जो है वह केंद्र सूची में नहीं है। तो केंद्र सूची में देखिए, जनगणना, रेलवे, डाक तार, डाक तार नहीं समझ रहे हैं, या बेतार प्रसारण। बेतार प्रसारण मतलब बेतार प्रसारण मोबाइल नहीं समझ रहे हैं, कहां तार लगता है उसमें, तो बेतार प्रसारण ना, मोबाइल, टेलीफोन, ये सब पूछेगा तो क्या लगाएंगे, केंद्र सूची। मुद्रा, बैंकिंग, बीमा, बचत पत्र, भारत के बाहर तीर्थ यात्रा, मान लीजिए हमें कहते हैं कि आप मक्का मदीना जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, तो किस सूची में आएगा, केंद्र सूची में। केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार उसके लिए कानून बनाएगा। जैसे सेंसर बोर्ड है, या मान लीजिए आविष्कार है, डिजाइन है, ट्रेडमार्क है, व्यापार चिन्ह है, सेवा कर है, लॉटरी है, स्टॉक है, स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट, अफीम की खेती है, बाट माप का मानक नियत किया जाना। तो बाट माप का मानक नियत किए जाने का मतलब कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होगा, ये जो है केंद्र सरकार तय करता है। 1 लीटर बराबर कितना होगा, ये केंद्र सरकार तय करता है। जो नेशनल हाईवे है, पेट्रोलियम उत्पाद है, निगम कर, सीमा शुल्क, आय कर, उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बल। आप जानते हैं केंद्रीय बल का प्रावधान अभी मैं बताया था, ये जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बेयर एक्ट खोलकर उसमें केंद्र सूची में जो जो लिखा होगा उसको एक बार देख डालिएगा, उसमें से जो काम का चीज है उसको लिख डालना है। जैसे निर्यात शुल्क है, ये सब जो है सब केंद्र सूची का है। यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, राज्य सूची। अब चलिए राज्य सूची। तो राज्य सूची का मतलब होता है कि ऐसा विषय जो स्थानीय महत्व का है, राज्य की परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाने का अधिकार रखता है। और मैं बताया कि राज्य सूची का उल्लेख, राज्य सूची का जो उल्लेख है, 1 मिनट जैसा अनुच्छेद चेक करें। राज्य सूची का जो उल्लेख है, ये जो है, ये राज्य सूची जो है 3 में होना चाहिए और समवर्ती सूची 2 में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग भी। राज्य सूची जो है 246(3) में होना चाहिए, 246(3) में, और समवर्ती सूची जो है 246(2) में होना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा। तो आप देखते हैं कि हमारे यहां जो है जो मूल संविधान है, अब राज्य सूची पर चर्चा करें। जो राज्य सूची है 246(3), तो 246 जो 3 है उसमें जो है मूल संविधान में 66 विषय रखे गए थे। और जानते हैं कि 5 विषय राज्य सूची से निकालकर जो है समवर्ती सूची में रख दिया गया। अब इस तरह से विषयों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो 61 है। और जो 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया, वो विषय कौन कौन से हैं, और कब निकाला गया बताइए। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। और पहला विषय क्या है, न्याय प्रशासन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों की स्थापना। न्याय प्रशासन ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों की स्थापना। अब आप जानते हैं कि ये जो 5 विषय है, ये 5 विषय कहां पर चला गया, समवर्ती सूची में चला गया, घट गया ना। पूरा लिख देता हूं, राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया, सूची में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा विषय क्या है, वन तथा वन्य जीव जंतु एवं पक्षियों की रक्षा। वन तथा वन्य जीव जंतु एवं पक्षियों की रक्षा, यह कहां पर रखा गया है, समवर्ती सूची में। और तीसरा विषय क्या है, जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन। और चौथा विषय क्या है, बाट और माप, ब्रैकेट में मानक नियत किया जाना नहीं। भाई बाट 2 चीज हुआ ना, बाट माप में 2 चीज हुआ। एक तो मान लीजिए मानक नियत किया जाना, मानक नियत किया जाना। तो मानक नियत किया जाना किस सूची का विषय है, अभी बोला हूं, केंद्र सूची। और मान लीजिए मैंने कहा कि बाट माप
मानक नियत किया जाना छोड़कर मैं केवल बाट माप लिख दूं, मानक नियत किया जाना नहीं, सामान्य पहलू लिख दूं, केवल बाट माप ही लिख दूं, मानक नियत किया जाना नहीं। तो बाट माप का मानक नियत किया जाना केंद्र सूची और केवल बाट माप लिख दूंगा तो किस में आ जाएगा? बोलिए जल्दी से। एक सब कहां चला गया? समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची। अब फिर पांचवा विषय क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। ध्यान रखिएगा। अब मैं बताया कि ये 5 विषय जो है, तो मैं बताया कि ये जो 5 विषय मैं लिखा हूं राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। इस तरह से राज्य सूची में विषयों की संख्या कितना है? 61 गणना के दृष्टिकोण से। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है कि राज्य सूची में जो महत्वपूर्ण विषय लिखा गया, जैसे कानून व्यवस्था, पुलिस, क्या रेलवे पुलिस हो चाहे पुलिस लिख दिया तो राज्य सूची। जैसे मान लीजिए जेल, अब सेंट्रल जेल लिख देगा तो भटकिएगा मत, सेंट्रल जेल नाम है, ये भी राज्य सूची का होगा। जैसे लोक स्वास्थ्य, सफाई, अस्पताल, कृषि भूमि, मत्स्य पालन, अस्पताल, नाट्यशाला, थिएटर, बाजार, मेले, जितना भी मान लीजिए, खदानों का विकास करना, मान लीजिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना, शराब का उत्पादन, बेरोजगारों को विशेष सहायता। उत्तर प्रदेश में नहीं 500 रुपया 1000 रुपया मिलता था, तो राज्य सूची का विषय होगा ना। गैस और गैस से संबंधित कार्य, जल तथा जल से संबंधित कार्य, मैं कहूं नहर, बांध, राज्य सूची लगाइएगा। गोदाम का विकास, या मान लीजिए नदी जल, राज्य सूची नदी जल। ध्यान रखिएगा, तभी तो तीस्ता नदी जल संदर्भ में जो है निर्णय हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि ममता बनर्जी साहब माने ही नहीं और इस तरह से वो व्यवहार में लागू नहीं हुआ। यही तो समस्या आता है कि राज्य सूची का जब तक राज्य मानेगा नहीं तब तक कैसे लागू कराएंगे। तो ये सब पूरा लिस्ट बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए गोदाम का विकास करना, विद्युत के उपभोग पर कर, विद्युत के उपभोग पर कर। जब विद्युत बोलूंगा तब समवर्ती सूची, अब विद्युत के उपभोग पर कर तो राज्य सूची, खेल राज्य सूची, मनोरंजन राज्य सूची, इस तरह से सब भवन कर राज्य सूची, सबकी लिस्ट बनाइएगा बेयर एक्ट में देखकर। अब चलिए समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, ये किसमें है? 246(2) में है। अब देखिए, मूल संविधान में 47 विषय था और अभी बताया हूं कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें 5 विषय जोड़ दिया गया। इस तरह से विषयों की संख्या जो है समवर्ती सूची में अब कितनी हो जाएगी? 5 जुड़ जाएगा तो 52। तो वर्तमान में गणना के दृष्टिकोण से 52 विषय हो गए। अब जैसा समझिए, समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसा विषय जो केंद्र और राज्य दोनों के संदर्भ में महत्व रखता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग आशा करते हैं कि राज्य जो है वह कानून बनाएगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के दृष्टिकोण से आवश्यकता पड़ने पर केंद्र भी कानून बना सकता है। और यहां पर ध्यान रखिए कि एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों यदि कानून बनाते हैं, दोनों में कोई विरोधाभास हो जाता है तो केंद्रीय कानून प्रभावी होगा। यहां तक क्लियर? और दूसरा चीज और समझिए, अगर राज्य ने कोई कानून बनाया, अब मैं आपको समझाया था कि अनुच्छेद 200 के तहत जो है राज्यपाल ने उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। और ऐसी दशा में भविष्य में यदि केंद्र सरकार उसी विषय पर कानून बनाता है तो उस राज्य विशेष में वह कानून लागू नहीं होगा, बाकी पूरे राज्यों में लागू होगा। क्लियर हुआ? दोबारा बोलता हूं, सामान्यतः अपेक्षा किया जाता है कि राज्य स्तरीय कानून बनाए जाए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता के दृष्टिकोण से केंद्र भी कानून बना सकता है। और दोनों में अंतर विरोध उत्पन्न हुआ तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। और एक शर्त है कि राज्य ने यदि कोई कानून बनाया और अनुच्छेद 200 के तहत जो है राज्यपाल ने उसको आरक्षित कर दिया और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, और उस विषय पर बाद में अगर केंद्र सरकार कानून बनाता है तो उस विशेष राज्य में वह कानून लागू नहीं होगा, शेष सभी राज्यों में लागू होगा। अब इसका क्या करना है? अब इसमें जितने भी विषय हैं उसको भी नोट करना है, उसको रटना है। जिससे शादी तलाक है, अरे भाई शादी होगा तभी तलाक होगा, तो शादी तलाक, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन है, निवारक निरोध है, जो मान लीजिए कोफे पोसा है, चाहे मान लीजिए सबो करिए एस्मा है या रासुका है, ये जितना भी बनता है वो समवर्ती सूची का है। यूपी को का नहीं बना है,
गुजकोका नहीं बना, मकोका नहीं बना, पश्चिम बंगाल में पकोका नहीं बना। तो ये आप देख रहे हैं कि राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। अरे भाई पोटा टाडा सब केंद्र सरकार ने बनाया और मकोका महाराष्ट्र सरकार ने बनाया, तो निवारक निरोध कानून किसमें है? समवर्ती सूची में। इसी प्रकार से सामाजिक आर्थिक आयोजना, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा या कीमत नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, बिजली, अभी बोला हूं बिजली समवर्ती सूची का है। भविष्य निधि, दवाई, खाद्य पदार्थों में मिलावट, केंद्र राज्य दोनों मिलकर मिलावट करेंगे। भूमि का अधिग्रहण भूमि राज्य सूची का विषय है और भूमि का अधिग्रहण समवर्ती सूची का है। संपत्ति का अधिग्रहण समवर्ती सूची का है। पुरातत्व, पुनर्वास, व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा, पागलखाना, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पागलखाना का विकास करते हैं, क्योंकि हम लोग तो सुधरेंगे नहीं, तो दोनों मिलकर ही विकास करेंगे तभी ना हम लोग सुधरेंगे। तो पागलखाना, उत्तराधिकार, जितने भी मजदूर संघ, व्यापारी संघ जितने भी हैं, जन्म मृत्यु पंजीकरण, या इसी प्रकार से जो है जो हम लोग प्रोफेशन करते हैं, पर्यटन है, औद्योगिक विवाद है, ये सब इसमें आएगा। लेकिन उत्तराधिकार ये सब इसी में आएगा। सबका लिस्ट बना लीजिएगा, बेयर एक्ट से देखकर नोट्स भेज दिया, उसी में से लिस्ट बना डालिए, नोट्स में लिस्ट बनाया हूं। अब आता है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद में? बोलिए जल्दी से, अभी बोला हूं, अनुच्छेद 248। अब समझिए, ऐसा विषय जो किसी भी सूची के तहत नहीं आता है उसको अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। जैसे साइबर अपराध, अब संविधान जब बना तो कहां सब इंटरनेट खेलते थे हम लोग, अब साइबर अपराध किसमें आएगा? अवशिष्ट शक्तियों में। मान लीजिए कोई विषय अवशिष्ट शक्ति के तहत आता है या नहीं आता है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा तो अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। और इस पर जो है ये ध्यान रखना है कि अवशिष्ट शक्ति हमारे यहां कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और फिर हम लोग को ध्यान रखना है कि मान लीजिए कनाडा नहीं दिया रहेगा तो 1935 का अधिनियम भी लगा सकते हैं, लेकिन 1935 के अधिनियम से भले ही अवशिष्ट शक्ति प्रभावित है, लेकिन दोनों में अंतर है। 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को निर्णय करने का अधिकार था, और देखते हैं कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, तो दोनों में अंतर भी तो है भाई। 1935 के अधिनियम से लिया गया अवशिष्ट शक्ति, चलिए मान लिया है ही है, मानना क्या 1935 के अधिनियम पे प्रभावित है, लेकिन गवर्नर जनरल को अधिकार था 1935 के अधिनियम में, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट निर्णय करता है कि कौन सा विषय अवशिष्ट शक्ति में आएगा कि नहीं आएगा, और इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। यह ध्यान रखना है। अब जानते हैं कि जो हम लोगों के यहाँ केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्ति, ये तो मैं विधायी वितरण पढ़ाया। अब इसके बाद केंद्र राज्य संबंधों को समझने के लिए कुछ सिद्धांतों की चर्चा करना जरूरी है, लेकिन आज यहीं पर क्लास रोकेंगे और अगले वीडियो में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। और आप लोग क्या करेंगे कि जो मैं आज समझाया हूं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां, सबको पढ़ के रट के, और अगले वीडियो से पहले 6:30 बजे टेलीग्राम पर जाकर उसका क्वेश्चन टिक लगाइएगा, उसके बाद वीडियो देखा करिएगा। सभी लोगों का धन्यवाद। एकदम प्रचार प्रसार करते रहिए।